हेलो एंड वेलकम टू एनएनसीसी क्लासेस। हमारे ऑफर्स कोचिंग में चलते रहते हैं। आप लोग उसके बारे में हमारे गिवन नंबर्स पर कॉल करके मालूमात कर सकते हैं। अगर आपको लॉ या बीए एंट्रेंस या किसी भी इस तरीके के कोर्स की तैयारी करनी है या अदर कोर्सेज की तैयारी करनी है तो आप हमारे यहाँ कॉल करके जानकारी ले सकते हैं हमारे गिवन नंबर जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा या फिर यूट्यूब चैनल पर भी दिख जाएगा। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है, हर्ष, अब आप अपना नोट्स खोल लिए, मिल गया आपको प्रेसिडेंट टॉपिक। अब पहले यहाँ ध्यान दीजिए, उस पर हम बाद में चलेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो टॉपिक्स हैं, देश में जो भी चीजें हो रही हैं उसको वर्किंग में लाने की। बेसिकली वर्किंग में कैसे लाता है ये नेचर करके या साइन करके वर्किंग में चीज को लेकर के आता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। स्टेट मतलब यहाँ पे क्या होता है हर्ष? यहाँ पे स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। और क्या होता है प्रेसिडेंट? साथ में सुप्रीम कमांडर होता है किसका? आर्मी का, आर्म फोर्सेस का। ये दोनों बातें कहां दी हुई है? आर्टिकल 52 में दी हुई, ठीक है। ओके, उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ में हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ते चल रहे हैं, यहाँ कंपेयर करते चल रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो पहले नंबर पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और दूसरे नंबर पे जो हेड है वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ही है, हेड ही है। एंड सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और साथ में ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यही चेयरमैन भी होते हैं, कहाँ के? राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। और ये वाली बात कहां दी हुई है? यानी वाइस प्रेसिडेंट का मेन आर्टिकल कौन सा है? 63। बस आप इतना लिख लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 63 से शुरुआत होती है और प्रेसिडेंट के बारे में 52 से शुरुआत होती है। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ओके नुसरत, क्लियर? आगे चले। अब देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन और टर्म कैसे होता है। अगेन ये वाले आर्टिकल भी लिख लीजिएगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहां दे रखा है? इलेक्शन के बारे में 54 में दे रखा है। और टर्म के बारे में, टर्म यानी कितने साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, वो दे रखा है 55 में। तो आप ऐसे लिख लीजिए, टर्म 55 में है और इलेक्शन प्रोसेस 54 में। तो इलेक्शन प्रोसेस और टर्म हम मिला करके यहाँ पढ़ रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो लोग ऑनलाइन है खासतौर से। इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कोलाज। भाई जो ये प्रेसिडेंट हैं उनको हम इलेक्ट कैसे करते हैं? इलेक्टोरल कोलाज एक होता है, अभी हम समझेंगे इलेक्टोरल कोलाज क्या होता है। एमपीज और एमएलए के अंदर आते हैं इलेक्टोरल कोलाज में। एमपी जो जितने भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी लोग आते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से एंड सिंगल ट्रांसफर वोट से वोट करते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। यानी जो आम आदमी वोटिंग करता है इंडिया के अंदर उस तरीके से वोटिंग नहीं होती है यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है? यहाँ पे आम आदमी वोट नहीं करते। यहाँ पे आम आदमी ने जिन्हें वोट दिया होता है वो लोग ऊपर जाते हैं और वो लोग जाके अपनी पार्टी में से कुछ लोगों को जो नॉमिनेटेड होते हैं इस इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, उन्हें जाकर के बुला करके वोट देते हैं। और उनमें दो तरीके से वोट इंडिया में दिया जाता है। मेनली पहला जो वोट होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ क्या होता है? यहाँ एक बंदा, जैसे कि मैं हूं, मेरे सामने 4 कैंडिडेट खड़े हैं, मैं चारों को वोट दूंगा, ना कि किसी एक को वोट दूंगा। बस यहाँ पे फर्क क्या होगा कि मैं प्रेफरेंस बेसिस पे वोट दूंगा। प्रेफरेंस यानी कि अगर मुझे कोई ज्यादा पसंद है तो मैं उसे नंबर 1 पे रखूंगा, कोई उससे कम पसंद है नंबर 2 पे, उसके बाद वाला 3 और उसके बाद वाला 4। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी मैंने वोट सबको दिया पर मेरा काउंट, मैं ये चाहता हूं कि मेरा पहले वाले का काउंट हो। लेकिन ऐसा होता है काफी बार कि जितने मेंबर खड़े हैं सबने वोट दिया होगा, यानी अगर लोकसभा के, राज्यसभा के सबने वोट दिया होगा तो सबने हो सकता है किसी और को नंबर 1 पे रखा हो जिसको मैंने नंबर 1 पे नहीं रखा हो। तो मेरा कैंडिडेट जब भी जीतेगा जब मेरे कैंडिडेट को नंबर 1 पे मेजॉरिटी वोट्स आए होंगे। अगर उसको नंबर 1 पे मेजॉरिटी वोट्स नहीं आए होंगे तो वो नहीं जीते। लेकिन मान लो कि टाई हो जाती है, अगर 1 और 2 दोनों को सबसे ज्यादा वोट आते हैं और दोनों को बराबर वोट आ जाते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को फॉलो करते हैं। यानी ये वाला जो सेकंड वाला जो पॉइंट है ये जब भी इंडिया में लगता है जब अगर टाई हो जाए, यानी जहां पे वोट फंस जाए। अगर वोट नहीं फंसा तो पहले वाले से हम लोग वोटिंग करा लेते हैं, लेकिन अगर वोट फंस गया तो हम लोग ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है? जिस किसी बंदे ने 3 और 4 को भी दिया होगा जो हारा था, तो 3-4 वाले का वोट वेस्ट हो रहा है। उस वोट को वेस्ट करने के बजाय मुझसे पूछते हैं कि भाई अपना वोट या तो 1 या 2 को दे दो, जिससे क्या हो, टाई जो है वो टूट जाए। तो टाई तोड़ने के लिए 3 और 4 का वोट जो है हम ट्रांसफर करवा लेते हैं 1 और 2 में। अब उसके बाद जिसको भी ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। इसे हम बोलते हैं सिंगल टर्न, यानी एक बंदा अपने एक वोट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिंगल टर्न। हाँ, काफी बार टाई होता है। टाई के केस में ये दूसरा तरीका भी दिया हुआ है, टाई तोड़ने के लिए ये तरीका दिया। अब मान लो उसके बाद भी टाई हो जाता है, यानी 3-4 के जो वोट थे, मान लो 30 थे, 15-15 फिर पड़ गए 1 और 2 को, यानी फिर बराबर हो गए। अब क्या? तो अब वहां जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी वोट कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी वोट कर सकता है टाई तोड़ने के लिए। अच्छा सर, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं करना चाहे तो वो मना भी कर सकता है। फिर क्या होगा? तो फिर ये मुद्दा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट या तो नया इलेक्शन कराएगी या तो इसमें कोई नया तरीका सुझाएगी जिसके जरिए फिर से वोटिंग हो सके या कुछ भी हो सके, या तो फ्रेश इलेक्शन हो।
इस तरीके से टाई तोड़ना जरूरी है, क्योंकि दो कैंडिडेट एक सीट पे नहीं जीत सकते, एक सीट पे एक ही कैंडिडेट जीतेगा। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं एमपी और एमएलए के थ्रू प्रेसिडेंट के इलेक्शन। व्हाट्सएप खोल लीजिए आप, जो ग्रुप है उस पर मैंने अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसकी एक पीडीएफ शेयर कर रखी है पॉलिटी की, जिसमें पेज नंबर 9 पे चले जाइएगा। लेकिन 9 पे मैं बाद में आऊंगा पेज नंबर पे, पहले मैं ये स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ। इसके पॉइंट्स बेटा नोट कर लेना आप, इसके ये वाले पॉइंट्स आप नोट कर लेना, क्योंकि ये उस पीडीएफ में नहीं दे रखे हैं। और पॉइंट आपको नोट कौन सा करना है, सिर्फ ये आर्टिकल वाला, मतलब आर्टिकल कौन सा क्या बोलता है वो नोट करना, बाकी सारी चीजें आपके पीडीएफ में दे रखी हैं, आर्टिकल नहीं दे रखे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बता गया, इलेक्शन प्रोसेस जो है मिस्टेकली बता गया। इलेक्शन प्रोसेस 54 55 दोनों में दे रखा है, और टर्म जो है वो टर्म दे रखी है आर्टिकल नंबर 56 एंड 58 में। तो यानी आर्टिकल कौन सा किसका है, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आर्टिकल है 54 एंड 55। प्रेसिडेंट के टर्म एंड कंडीशन की बात करता है 56 एंड 58। ये आर्टिकल के हिसाब से मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब आइए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, मैंने भी जस्ट अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, यहाँ पे मैंने अभी ये भी बता दिया कि यहाँ पे वोट डायरेक्टली पीपल नहीं देते, यहाँ पे वोट कौन देता है, जो जिसको हमने इलेक्ट किया होता है वो जाके यहाँ पे वोट देता है। तो इस तरीके की वोटिंग को हम क्या बोलते हैं इंडिया में, इनडायरेक्ट वोट ये बोलते हैं। अब देखिए टर्म एंड एलिजिबिलिटी पे आइए, कितने साल का इनका टर्म होता है प्रेसिडेंट का, तो भाई टर्म इनका होता है 5 साल का, ठीक है, मतलब ये जो एक बार अपॉइंट होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, यानी एक प्रेसिडेंट अगर बना है तो वो दूसरी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का। क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, क्वालिफिकेशन क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है। 35 साल की एज होनी चाहिए इनकी, 35 साल से ऊपर। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज एमपी, और यहाँ पे कौन कंटेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, जो एमपी हो, इंडिया का जो भी एमपी होगा, ठीक है, वो यहाँ पे कंटेस्ट कर सकता है एज एन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, यानी एमपी या उसके बड़ी पोस्ट कंटेस्ट कर सकती है, ठीक है। पेज नंबर 9, पेज गिन लेना, पेज नंबर 9 पे चले जाना, प्रेसिडेंट हेडिंग लिखी हुई होगी यूनियन एग्जीक्यूटिव कर करके। के बाद हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट पे। तो भाई हमने टेन्योर पढ़ लिया, टर्म पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अच्छा प्रेसिडेंट का कोई टेन्योर होता है, यानी रिटायरमेंट एज होती है क्या, क्या होती है रिटायरमेंट एज प्रेसिडेंट की, बताइए ऑनलाइन नुजरत, और जो भी बच्चे ऑनलाइन है, और आप भी बताइए प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट एज क्या होती है। रिटायरमेंट एज कोई नहीं होती प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में रिटायरमेंट एज कोई नहीं होती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है, इनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। प्रेसिडेंट तो काफी बार 70 की एज में भी अपॉइंट हो सकते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है। इनकी कोई ना अपॉइंटमेंट एज, इनकी अपॉइंट होने की एज है 35 साल, 35 साल से कम का बंदा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, लेकिन रिटायरमेंट की कोई एज नहीं, एक बार में ये 5 साल के लिए बन सकते हैं। अब आइए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट पे आइए। प्रेसिडेंट के बाद कुछ 5-6 तरीके की पावर्स हैं, जिसमें से पहली पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है। कैसी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी एग्जीक्यूट करने की, यानी कोई भी कानून में, लॉ में ये एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। क्या है, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सीजीआई एंड अदर। किस किस को अपॉइंट करते हैं बेटा, ये यहाँ देखो, पीडीएफ ही नहीं मिल रही तुमको क्या, हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस, ये इस जो पीडीएफ में है वो यहाँ पे नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। पीडीएफ की चीज पे मैं बाद में आऊंगा, मैंने आपको पीडीएफ में पेज नंबर बताया जहां से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं कि अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को, सीजीआई को और अदर जजेस एंड अदर की ऑफिशियल, जितने भी मेन पोस्ट इंडिया की, उसका अपॉइंटमेंट कौन देखता है, उसका अपॉइंटमेंट यही देखता है। तो 1 घंटे की क्लास है बेटा, इधर ध्यान दे दो, ठीक है। उसके बाद आओ, सुप्रीम कमांडर है ये किसका, आर्म फोर्सेस का, किसका सुप्रीम कमांडर है, आर्म फोर्सेस का ये, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है नंबर 1 पे इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आइए लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है इनकी, जैसे सारी मैंने नहीं दी, एंट्रेंस के हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट दिए, जैसे सम्मन करना एंड डिसॉल्व करना पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को बुलाना और पार्लियामेंट को खत्म करना, यानी पार्लियामेंट को नहीं, लोकसभा को, वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसकी वर्किंग को खत्म करना, ये इनकी पावर है। ये 12 मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेट कर सकते हैं, 2 इसमें लोकसभा के होंगे। ऐसा कानून हुआ करता था 2024 तक, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते थे, जिनको अब रिमूव कर दिया गया, वही मैंने लिखा है, इनको अब रिमूव कर दिया गया। काफी बच्चे ऑनलाइन भी कंफ्यूज थे कि सर एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन का क्या, तो बेटा एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन अब रिमूव हो चुके हैं, अब उसको काउंट नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया। ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं वो भी इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जुडिशियल पावर क्या क्या है और कहां दे रखी है। तो जुडिशियल पावर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसका आर्टिकल यहां दे दिया आपको, इनका आर्टिकल मैंने नहीं दिया क्योंकि पूछा नहीं जाता एग्जाम में। जुडिशियल पावर यानी जुडिशरी में भी कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं, जैसे माफी दे सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को, ठीक है, रिप्राइव, उसकी सजा कम कर सकते हैं, रिस्पाइट सजा का कुछ टेन्योर कम कर सकते हैं, रिमिशन में सजा की जो चीजें हैं, अगेन मतलब ये सारी चीजें क्या माफ करने की पावर है, यानी कि हर तरीके से अलग अलग तरीके से सजाओं को माफ कर सकते हैं। ये आर्टिकल 72 में दे रहे हैं। अब ये होती क्या क्या चीजें हैं, ये मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा इस क्लास के एंड में, कि भाई पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन का क्या मतलब होता है।
लेकिन ये याद रखिएगा ये 4-5 चीजें इनके पास हैं जो ये कर सकते हैं। यानी कि देखो पार्डन मतलब तो सीधे होगा किसी की सजा पूरी माफ कर देना। बाकी 3 क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद इनके पास है इमरजेंसी पावर। इंडिया में किसी भी तरीके की इमरजेंसी लगाने की पावर इनके पास है, और ये इनकी एक्सक्लूसिव पावर भी है। जैसे इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी, तब इमरजेंसी कौन कौन सी होती है इसकी डिटेल हम इमरजेंसी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है वो कौन कौन सी होती है। नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी। हर किसी का आर्टिकल लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए। नेशनल इमरजेंसी 352 में दे रखा है, स्टेट इमरजेंसी 356 में दे रखा है कानून में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दे रखा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कर लो नोट जल्दी से, ये भी नोट करो। क्या होता है नेशनल इमरजेंसी? जब दूसरी कंट्री हम पे हमला करे। स्टेट इमरजेंसी जब हमारे अपने देश में ही हमारी लड़ाई चल रही हो, आपस में स्टेट टू स्टेट लड़ाई चल रही हो। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब पैसे की किल्लत आ जाए इंडियन देश में, पैसा नहीं बचे, तब हम बोलेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड टर्म पे। हमने प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए एंट्रेंस के हिसाब से। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और टर्म कहां दे रखा है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दे रखा है 66 में। इलेक्शन प्रोसेस सेम इनका होता है लाइक प्रेसिडेंट, बस फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एमपीज वोट करते हैं बस, और वहां पे एमएलएज भी वोट करते हैं। डिफरेंस समझ गए? ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के एमपीज वोट करते हैं, और यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी फॉलो किया जाता है। सेम वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यहाँ फॉलो किया जाता है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए बैठते हैं, तो एमएलए यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट में एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही बात होगी, स्टेट लेजिस्लेचर लिख दो या एमएलए लिख दो, बात वही होगी। यहाँ सिर्फ एमपी वोट करते हैं, वहां पे एमपी एमएलए दोनों वोट करते हैं प्रेसिडेंट। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा वोट करते हैं। जितने इलेक्टेड होते हैं, दो चीज होती है, इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं। तो प्रेसिडेंट और इनके दोनों के वोट में इलेक्टेड वो लोग वोट करते हैं, नॉमिनेटेड वोट जो लोग होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, याद रखना। लेकिन रिमूवल जब इनका होता है तो नॉमिनेटेड वाले रिमूवल में आते हैं, लेकिन इलेक्शन में ये लोग नहीं आते। बस यही एक डिफरेंस है। टर्म एंड एलिजिबिलिटी क्या है, 67 और 66 में दे रखी है, मतलब इसमें भी दे रखी है और इसमें भी दे रखी है। तो टर्म है 5 ईयर्स, ठीक है। बेसिकली 67 इसका आर्टिकल 5 साल इनका भी अपॉइंटमेंट होता है। ये भी री इलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी क्वालिफिकेशन सेम है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, और क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज एमपी इन राज्यसभा, और साथ में एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, मतलब एमपी होने चाहिए राज्यसभा से। प्रेसिडेंट के केस में वो लोकसभा से होनी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में वो राज्यसभा से होने चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन ऐसा कुछ ऐसा रूल नहीं है कि जरूरी है कि लोकसभा या राज्यसभा के, वो कहीं के भी हो सकते हैं। लेकिन मेनली कंसिडर किसको किया जाता है, यहाँ पे राज्यसभा वाले बंदे को, और वहां पे लोकसभा वाले बंदे, एज पर लॉ। इसी भी नोट डाउन कर लिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग 2-3 एमसीक्यू करेंगे क्लास एंड करने से पहले। मैं एक वर्बल एमसीक्यू करूंगा, आप लोग आंसर देंगे, देन वी विल ओवर द क्लास। बीएफएल के पेपर में नॉर्मली 60 नंबर की तो इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के अलावा जो पोर्शन है उसमें क्या आया है, इंग्लिश में तो खैर जो हमने पढ़ा है वही आएगा, लेकिन उसके अलावा क्या आया है वो देखना है हम लोग को जाकर। हो गया नोट डाउन? तो सर ये जो भी ऑनलाइन है आप लोग ये नोट कर रहे हो? चलिए, आपने नोट कर लिया ना? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अर्श हो गया नोट? ओके, अब पावर्स एंड फंक्शंस क्या है वाइस प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट की तो हम जानते हैं, पावर्स एंड फंक्शन हमने पढ़ा, पार्डन कर सकता है, रिप्राइव रिस्पाइट कर सकता है, जुडिशियल पावर्स भी उसके पास, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। इसकी क्या क्या है, ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन है राज्यसभा का, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ये जब कोई मामला फंसता है कोई वोट में, जब किसी कैंडिडेट का मामला फंस जाता है, जब टाई हो जाती है, तब इनका वोट लिया जाता है। नॉर्मली इनका काम यहाँ पे आता है। वैसे ये वोट नहीं करते नॉर्मली, जब टाई होगा तभी वोट करते हैं। टेक्स ओवर एंड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये अगर प्रेसिडेंट साहब छुट्टी पे चले जाएं तो वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के बैठ जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट की जगह बैठ के काम करते हैं। ठीक है, जब वैकेंसी होती है, यानी जब उनकी जगह खाली होती है, जब या प्रेसिडेंट की अचानक डेथ हो जाए, या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, या प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाए, ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट साहब कितने टाइम तक प्रेसिडेंट बन के बैठ सकते हैं, 6 महीने तक। यहाँ पे लिखा हुआ 6 मंथ तक ये प्रेसिडेंट बन के रह सकते हैं। 6 मंथ से ज्यादा ये प्रेसिडेंट कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नया इलेक्शन कराना होगा आपको, और नई गवर्नमेंट ला करके नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, रिजाइन दे रहे हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये मेरे हिसाब से फेक न्यूज है। ठीक है, क्योंकि अब मोदी जी ने खुद नहीं बोला ऐसा, कोई और अगर बोल रहा है तो ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। खैर, अब आइए
नो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स लाइक यूएस वाइस प्रेसिडेंट। इनके पास एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। लेकिन क्या है, इनकी जो पावर्स है वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को वहां पे यूएस, अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है, पर इंडिया वाले के पास वो पावर्स नहीं है, ठीक है। इनके पास ये पावर्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट बनेंगे ये, ठीक है, तो उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट रहेंगे तब तो ये पावर्स एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट तब तक ये पावर्स एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उनको दी ही नहीं गई, ठीक है। आगे चलें। इंपीचमेंट एंड रिमूवल पे आइए भाई। 61 और 67 में दे रखा है इंपीचमेंट एंड रिमूवल कैसे होता है। प्रेसिडेंट का दे रखा है 61 में, और 67 में दे रखा है इंपीचमेंट मतलब हटाना, और रिमूवल मतलब भी हटना होता है बेसिकली। तो हटाना हटना कहां दे रखा है, 61 में और 67 में। दोनों के इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने, सिर्फ वही आर्टिकल आपको दिए गए जो एंट्रेंस में आएंगे, बाकी आर्टिकल में नहीं पढ़ा रहा आपको। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में क्या बोलता है, कैन बी इम्पेच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही ग्राउंड है, कितने ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बोलेगा, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, कोई लॉ पास करेगा, तब क्या होगा, उस टाइम पे उसको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। भैया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है, चाहे कोई भी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी नहीं बोल सकता। इसके लिए इनको हम मूव कराएंगे मेजोरिटी से। मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 मेंबर्स पार्लियामेंट के वोट करेंगे उनके खिलाफ। 500 का 2/3 निकाल लो, या 550 का जो भी स्ट्रेंथ चल रही है उसका 2/3 निकाल लो, उसे हम मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 75% लोग अगर वोट कर देंगे 100 में से, तो क्या होगा, इनका रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। अब आती बात वाइस प्रेसिडेंट, तो 67 में उनका रिमूवल प्रोसेस दे रखा है, रिमूव बाय रेजोल्यूशन इन राज्यसभा। इनको रिमूव करना है तो आपको दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा, और इनको रिमूव करना है तो आप सिर्फ राज्यसभा में प्रोसेस चला सकते हैं, आपको लोकसभा जाने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव आफ्टर लोकसभा, नहीं सॉरी, इनके लिए भी आपको लोकसभा से पहले पास करा के लाना होगा। रिमूव ये राज्यसभा से होंगे, लोकसभा पहले ऑर्डर करेगा, देन रिमूवल इनका राज्यसभा से होगा। पर इनके केस में क्या है कि कोई भी हाउस से रिमूवल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसमें लोकसभा रिमूव करता है, और इनके केस में राज्यसभा जो अपॉइंट करता है वही हाउस रिमूव करता है, ठीक है। नो इंपीचमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड, इनके लिए इंपीचमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट रिमूव करा सकते हैं। देखो प्रेसिडेंट को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको 75% लोगों से साइन कराना होगा, पर अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो पहले आप बस इतना कंफर्म करिए कि इनका रिमूवल होगा कि नहीं। अगर लोगों ने बोल दिया रिमूवल होगा, तो रिमूवल प्रोसेस चलाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इनकी बात बोल देनी प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ही वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर देगा डायरेक्ट, उसके लिए वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट से बोल दो, प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा, इसलिए रेजिग्नेशन लेगा, हाँ, रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करने के लिए मैं पढ़ाता हूँ ना, रिमूव करने के लिए आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से परमिशन लेनी होगी, प्रेसिडेंट को रिमूव करना, लोकसभा राज्यसभा। और सेम इनके केस में भी लेनी होगी, रिमूव करने के लिए परमिशन लेनी होगी, लेकिन 75% की नहीं होगी, सिर्फ परमिशन नॉर्मल आप ले लो, ठीक है। और रिमूव कौन करेगा, इनको रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट, और इनको रिमूव करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे एमपी रिमूव करेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे एमएलए भी, आप चाहे तो लिख लो, प्रेसिडेंट को एमपी और एमएलए मिलकर रिमूव करते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रिमूव करता है। आप ये पॉइंट एडिशनल लिख सकते हो, यहां पे एमपी एमएलए रिमूव नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ कंपेयर कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर के, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कंक्लूजन टाइप में, कि भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में फर्क क्या है। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्शन जो होता है, जितना हमने पढ़ा उसी के शॉर्ट पॉइंट्स हैं। इलेक्टेड बाय एमपी एमएलए, इनको इलेक्ट करने के लिए एमपी एमएलए दोनों लगते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए सिर्फ एमपी लगते हैं, ठीक है। इनका टर्म 5 साल है, उनका भी टर्म 5 साल है। इनका रिमूवल इंपीचमेंट से होता है, इनका रिमूवल सिर्फ रिमूवल रेजोल्यूशन से हो जाता है राज्यसभा के, ठीक है। रोल, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, स्टेट यानी गवर्नमेंट के हेड बोले जाता है इनको, और ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इनका रोल ये होता है, इसका वाइस प्रेसिडेंट का। पावर्स इनके पास कौन कौन सी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी, और इनके पास सभी पावर्स है, बस एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बस पढ़ लीजिएगा, खाली मोबाइल में ना रह जाए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। अब हम आगे चलते हैं, कुछ की फैक्ट्स एंड ट्रिविया, भाई इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करते रहिएगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जब भी मेरी ये वीडियो देखें। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन इंडिया की, प्रतिभा पाटिल है। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब है। तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वही लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट भी है इंडिया के, ये चीज याद रखिएगा। इनका टेन्योर भी लिखा हुआ है, 10 साल ये लगभग रहे थे, 1952 से लेकर 1962 तक। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 के पीरियड में ये थे। कौन, हाँ, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे जाकिर हुसैन साहब। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है। देखो मुस्लिम प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन इतना नहीं आता है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, एंट्रेंस का टाइम है, आप लिख लो, आपको अच्छी जानकारी आप लिख सकते, बिल्कुल सही है आपने बोला, को नोट डाउन कर लीजिए।
जाकिर हुसैन साहब का इतना कम टेन्योर क्यों था? क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी उनके ऑफिस में। एक त्रिव्य और है, यानी एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जितने भी मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं उन सबकी डेथ हो गई उनके ऑफिस में, जो इंडिया के जितने भी मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, एक्सेप्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब आफ्टर रिटायरमेंट उनकी डेथ हुई है। उसके अलावा जितने भी मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया में, 2 3 4 जो भी रहे हैं, उन सबकी डेथ हुई है उनके ऑफिस में, और वो अपने टेन्योर से पहले उनकी डेथ हो गई है, यानी 2 3 साल के अंदर ही डेथ हो गई। अब ये सब त्रिवे एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, मैंने बस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ कंक्लूड हो रहा है, कंक्लूजन पे हम बाद में आएंगे। अभी हम कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं, जो ऑफलाइन बच्चे हैं, जिनके पास मेरी पीडीएफ है, जरा आप पीडीएफ पे आ जाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पीडीएफ के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पीडीएफ में ही दे रखे हैं, यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लोग मेरी वीडियो बिना पीडीएफ के देख रहे हैं उनके लिए, कि भाई प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं, एग्जाम में आता भी है। पहला पॉइंट देखिएगा, डी ज्यूरे, डी ज्यूरे हेड बोलते हैं इसको, ठीक है, डी ज्यूरे हेड। और एक इसका अपोजिट वर्ड होता है एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो इसके लिए यूज नहीं करते हम, वो वर्ड हम यूज नहीं करते इनके लिए, लेकिन उसको हम बोलते हैं डी फैक्टो, ठीक है, एक वर्ड होता है डी फैक्टो। तो भाई कोई भी चीज जो फैक्ट्स पे बेस्ड हो उसे हम बोलते हैं डी फैक्टो, और कोई भी चीज जो लॉ पे बेस्ड हो, यानी लॉ से बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डी ज्यूरे। तो डी ज्यूरे मतलब सिंपल होता है लॉ, और डी फैक्टो मतलब होता है सिंपली फैक्ट। फैक्ट बोल दूं या सिचुएशन बोल दूं, ठीक है। तो यहाँ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो लॉ से बनता है, ना कि सिचुएशन पे बनता है, इसलिए इंडिया में इसको डी फैक्टो नहीं बोलते, हम डी ज्यूरे बोलते हैं, यानी इसका कानून मौजूद है, हमने अभी पढ़ा। प्रेसिडेंट कहाँ दे रखा है, कौन से आर्टिकल में? प्रेसिडेंट 67 में दे रखा है, प्रेसिडेंट बेटा 52 में दे रखा है। नहीं नहीं, 54 में तो वो है बेटा टर्म्स एंड वो, 52 में है प्रेसिडेंट। मैं तुम 1 मिनट लेट आए थे ना, ये चीज मैंने पढ़ाई इसी शीट में। जब तक मैं अभी फिर से ये फोटो खोल दूंगा, आप देख लेना। अब जरा सा जो शीट्स हैं आपके पास, उसमें देख लिया हमने, पहला पॉइंट पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। इसको कौन कौन इलेक्ट करता है, तो इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, इलेक्टेड बाय ओनली। इसको कौन कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, हमने पढ़ा अभी, एक रिवीजन है, एमपी करते हैं, एमएलए करते हैं, और इसमें एक एडिशनल पॉइंट दिया हुआ वो भी लिख लीजिए आप, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के लोग भी करते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में कौन से जगह के लोग होते हैं? सारी यूनियन टेरिटरी वाले नहीं होते हैं इसके अंदर, खास तौर से दिल्ली वाले होते हैं, ठीक है। दिल्ली के जो यूनियन टेरिटरी के लोग हैं वो लोग करते हैं, जो नेता लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पे भी कौन होगा? वहां पे भी एमएलए ही होगा, ठीक है। ये लोग इसमें वोट करते हैं। और अगला पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हैं, 35 साल की इनकी एज होनी चाहिए, इलेक्शन ये लोकसभा से लड़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने वहां नहीं पढ़ा, इनको ओथ कौन दिलाता है? इनको ओथ दिलाता है सीजीआई, ठीक है। एज इनकी होनी चाहिए 35 साल, लोकसभा से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ये हमने पढ़ लिया, रिवीजन है आपका, ठीक है। लोकसभा से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन सिटीजन होना इनका जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना इसका जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो वोट ऑफ एमएलए कितना होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम में। 1000 वोट्स, 1000 के हिसाब से कैलकुलेट फॉर्मूला दे रखा है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा, इलेक्शन में कोई चीज फंसेगी, तो फाइनल से किसका है, यानी इलेक्शन में अगर कोई भी घपला या कुछ निकलता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये वाला पॉइंट भी आपकी शीट में लिखा हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल पावर है कोई भी प्रॉब्लम इलेक्शन से रिलेटेड सॉल्व करने की, ठीक है। लिखा हुआ है, देख लिया आपने? दिख गया, नहीं दिखा? ठीक है। वोट वाला पॉइंट आप लोग छोड़ सकते हैं, चाहो तो देख भी लेना, लेकिन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं वोट वाला पॉइंट। अब देखिए, अगर एक पॉइंट एडिशनल उसके बाद ही देखिएगा क्या लिखा है, अगर अगर किसी प्रेसिडेंट पे कोई सिविल केस चल रहा है, यानी सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, जस्ट उसके बाद वाला पॉइंट है, किसी के ऊपर अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, किसी एक प्रेसिडेंट को, क्या चल सकती हो? जी हाँ, चल सकती है, सिविल प्रोसीडिंग तो चल सकती है, लेकिन उनको कम से कम 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने। 2 महीने बाद, यानी अगर आपने आज उन पे केस किया तो वो केस उन पे लागू 2 महीने के बाद। वो केस तो आज हो गया, वो 2 महीने तक अपना प्रिपेयर कर सकते हैं केस को डिफेंड करने। ये अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ठीक है। इनके जो केस लड़ेगा, नॉर्मली अटॉर्नी जनरल होता है या एडवोकेट जनरल होता है, जो गवर्नमेंट के केस लड़ता है उनको ये, या किसी पर्सनल वकील को भी हायर कर सकते हैं, ये इनकी चॉइस है, लेकिन नॉर्मली इनको ऑटोमेटिक अटॉर्नी जनरल प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इसमें जो सिविल केस होगा ये इनका पर्सनल एक्ट्स पे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पर्सनल एक्ट्स, जो इन्होंने पर्सनल कुछ काम किया, कोई जमीन वमीन खरीद के उस पर घपला या कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके ऊपर भी इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए इनको 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा डिफेंड करने के लिए केस, यानी आप फौरन के फौरन नहीं हटा सकते, 2 महीने लगेंगे इनको आपको केस में लाने के लिए, इनको हटाने के लिए। पर इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा,
कोई भी इनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अगर इन्होंने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी है, तो वो इनके ऊपर नहीं चलेगा जब तक ये क्या है, जब तक ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, जब तक ये प्रेसिडेंट है। जब ये प्रेसिडेंट से रिमूव होते हैं तब इनके ऊपर जो भी केस पेंडिंग थे वो सारे के सारे लगा दिए जाएंगे। ठीक है, लगा दिए जाएंगे। जब लेकिन ऐसा नहीं केस चलेगा नहीं, उस टाइम नहीं चलेगा, केस हो जाएगा जब ये हटेंगे प्रेसिडेंट से, तब उनके ऊपर सिविल क्रिमिनल केस चल जाएगा। लेकिन इनके रहते में सिविल केस चल सकता है, लेकिन वो भी 2 महीने के बाद चलेगा। ये कुछ कंडीशन है, 2 महीने याद रखिएगा। ये रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करेंगे किसको, प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करेंगे वीपी को, अगला पॉइंट है, रिजाइन करेंगे किसको, वीपी को, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद आइए कौन, देखिए उसके बाद 2-3 पॉइंट छोड़ के आइएगा, बाकी मैंने पढ़ा दिया आपको। प्रेसिडेंट अगर नहीं अपने ऑफिस में, अगर नहीं है अपने ऑफिस में, तो उसकी जगह कौन होगा, उसकी जगह होगा वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो भी नहीं है देन सीजीआई, अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनकी जगह बैठेंगे। यानी काम, मकसद क्या है, काम नहीं रुकना चाहिए ना, वर्क वोंट या डोंट स्टॉप। ठीक है, किसी भी तरीके से काम नहीं रुकना चाहिए, बस काम चलते रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी पोजीशन है। अगर प्रेसिडेंट की ही जगह खाली रहेगी तो गवर्नमेंट कैसे रन करेगी या कंट्री कैसे चलेगी। यहां तक क्लियर है। और देखिए कोई ऐसा पॉइंट जो छूट गया हमसे, ओके, ये एंग्लो इंडियन वाला और नॉमिनेट वाला मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, मनी बिल वाला पॉइंट मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था। जो लोग ये क्लास देख रहे हैं, पिछला लिंक जाके देख लीजिएगा ऑनलाइन। मनी बिल के केस में इनका एसेंट लगेगा। ठीक है, मनी बिल के केस में इनका एसेंट लगेगा, यानी परमिशन लगेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट की लगेगी। ठीक है, और यही है जो डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये भी एक तरीके का लोन होता है, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया, अपने वीडियो में देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में जाकर के। इसका रिकमेंडेशन भी इनके थ्रू ही होता है, एसेंट नहीं, रिकमेंडेशन होता है। रिकमेंडेशन ये करते हैं कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स को लेकर के। ठीक है, इनके पास कुछ वीटो पावर्स हैं। कौन कौन से वीटो पावर्स हैं, देखो, कोई भी बिल अगर आता है, ठीक है, तो जो भी बिल, पहले तो ये समझो, कोई भी बिल अगर पास होगा, कोई भी बिल अगर पास होगा, ठीक है, तो वो क्या बनता है, एक्ट बनता है, या उसे आप लॉ भी बोल सकते हो। तो ये जो पास जब होता है ना, पास किसकी परमिशन से होता है, पास होता है प्रेसिडेंट की परमिशन से। ठीक है, किसकी, प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है कोई भी बिल को एक्ट बनाने के लिए फाइनली। ठीक है, उससे पहले क्या है, पार्लियामेंट वालों से फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं जिसमें वो बिल के ऊपर कुछ फैसले ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर। कौन सी पावर, वीटो पावर होती है, जिसमें से आपके सामने जैसे क्या है, एब्सोल्यूट। ठीक है, उसके अलावा क्या दे रखी है इसमें, सस्पेंसिव। उसके बाद क्या दे रखी है, पॉकेट। तो 3 एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, और भी होती हैं, पर हमको ये 3 पढ़ने एग्जाम के हिसाब से। ठीक, एब्सोल्यूट क्या होती है, जहां पे ये इसी बिल को विदहोल्ड एसेंट देन बिल एंड्स एंड कैन नॉट बिकम एन एक्ट। तो एब्सोल्यूट देखो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया में ना ये 2 हैं, इंडिया में जो वर्क करती है वो ये 2 हैं। ठीक है, ये वाली इंडिया में वर्क नहीं करती है। वीटो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, उसमें से ये वाली वर्ल्ड लेवल पे है, दुनिया भर में यूज की जाती है, वर्ल्ड लेवल में यूज की जाती है, पर इंडिया में एब्सोल्यूट वीटो वर्क नहीं करता, याद रखना। इंडिया में कौन सी वाली वीटो वर्क नहीं करती है, एग्जाम में आता है तो एब्सोल्यूट वर्क नहीं करती है, उसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल दे दे वो वर्क करेगी। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, विद होल्ड कर लेना, विद होल्ड कर लेना। यानी अगर किसी ने क्या लिखा, विद होल्ड एसेंट देन बिल एंड्स एंड कैंट बिकम एन एक्ट, विद होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, बिल क्या होगा, वो एंड हो जाएगा, यानी वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, और वो एक्ट नहीं बनेगा। यानी कि बिल ही कैंसिल हो गया ना, बिल कैंसिल हो गया, और कैंसिल इंडिया में आप नहीं कर सकते, किसी भी बिल को कैंसिल आप नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिल को, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो अपने पास रख सकता है बिना कुछ बोले। एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, वो रख के बोल रहा है कि भैया मैं बिल इसको एक्ट नहीं बनने दूंगा, तो इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन क्या होगा, पॉकेट वीटो जो होता है ये वाला, इसमें क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, विद होल्ड, अगेन विद होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आप कुछ बोलेंगे नहीं इस पे, है ना, क्वाइट रहेंगे। ठीक है, और विद होल्ड मतलब, पॉकेट का क्या मतलब होता है भाई, जैसे दराज में डाल लो, डेस्क में डाल लो, यानी फाइल रख के आप भूल गए, इस तरीके से आप शो करोगे, मुझे तो याद ही नहीं फाइल कहां पर है, फॉर एग्जाम्पल। तो यानी आपको वो पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, पॉकेट वीटो कर लो, इस तरीके से रोक सकते हो। तो जाहिर सी बात है वो बिल कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन वो बिल बना भी नहीं, वो पड़ा हुआ है। तो क्या है भाई, क्या हुआ सर बिल का, तो बिल का अगर आपको बनाना है साहब, तो आप ऐसा करिए, फिर से एक फ्रेश भेज दीजिए, मैं फिर से देख लूंगा। पर वो वाला बिल तो पता नहीं कहां चला गया। इस तरीके की अगर बहाना अगर प्रेसिडेंट मार रहा है, तो समझ जाइए कि उसने बिल को कैंसिल ही कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल में बिल कैंसिल होता नहीं है, यहाँ बिल क्या है, पेंडिंग में चला जाता है। ठीक है, तो इसे हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। क्या लिखा, पॉकेट, नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स और रिटर्न। इसमें क्या होता है, ना ही आप रेटिफाई करेंगे, ना ही आप रेटिफाई करेंगे, ना ही रिजेक्ट करेंगे, और क्या है, ना ही रेटिफाई, ना ही रिजेक्ट, और
ना ही रिटर्न करेंगे, यानी आप यहाँ रिटर्न भी नहीं कर सकते बिल को। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉकेट वीटो हो गया। क्लियर? हाँ, कोई कमेटी वमेटी नहीं बैठाता, मैं वही तो बता रहा हूँ मैं। देखो अब पहले नॉर्मल समझ लो, अर्श एक सेकंड, पहले एक नॉर्मल बात समझ लो, कोई भी बिल आएगा ना उसमें प्रेसिडेंट को परमिशन देनी होगी। अब उसके ऊपर ये चॉइस है, अगर उसको कोई पसंद नहीं आया तो वो दो चीज कर सकता है, एक तो उस बिल को वापस लौटा सकता है, रिटर्न कर सकता है, और रिटर्न करके क्या होगा, बोलेगा इसमें मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, इस पर फिर से आप लोग बात कर लीजिए, उन्हीं मेंबर से बोले जिन्होंने फॉरवर्ड किया, और इससे बात करके मुझे बताइए कि क्या चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए, वो कुछ चीजें भी सजेस्ट कर सकते हैं जो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अब बिल गया वहां पे, अगर उसके चेंज करके आ गया तो बहुत अच्छी बात, वो परमिशन दे देगा। अगर चेंज करके नहीं आया, मतलब मेंबर्स के, वो मेंबर्स की मर्जी है, वो चेंज करे नहीं करे, मेंबर्स को लगा कि चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मेंबर्स ने उसको एज इट इज फिर से इनके पास भेजा, सेकंड टाइम इनके पास आएगा तो इनको एसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, एसेंट इनको देना ही पड़ेगा, उसमें फिर ये एतराज नहीं जता सकते। हाँ, नहीं नहीं, सेकंड टाइम पॉकेट वीटो नहीं, या तो पहली बार में पॉकेट वीटो डाल ले, या तो पहली बार में रिटर्न कर ले, और जब वो आएगा वापस तो फिर उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सेकंड टाइम में पॉकेट वीटो नहीं कर सकते। ठीक है, पॉकेट वीटो आप पहली बार में ही कर सकते हो। आपको जैसे मान लो कि उसको कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही, लेकिन उसको ये भी है कि यार चलो अगर नहीं भी ये कैंसिल होता है या कुछ भी है तो कोई बात नहीं, फिर से आएगा तो मैं उसे ओके कर दूंगा, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न में डालेगा। लेकिन अगर उसको लग रहा है यार इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये तो किसी भी हाल में मानने लायक है नहीं, और मुझे मालूम है कि वो लोग भी नहीं मानेंगे, प्रेसिडेंट उन्हीं का बंदा होता है बेसिकली, जो पार्टी जीती हुई होती है, तो उसको पता होता है। नॉर्मली प्रेसिडेंट इसमें परमिशन क्यों दे देता है बेटा, क्योंकि उसी पार्टी से सिलेक्ट होकर आया होता है जो पार्टी अभी मेजोरिटी में होती है, तो वो अपने पार्टी का भाई कोई भी बिल रिजेक्ट नहीं करता है नॉर्मली। लेकिन क्या है, अगर उसको बिल्कुल ही एक तरफ मान लो किसी वजह से मुखालफत उसने कर ली, तो उस सेंस में क्या होगा, उस बिल को वो पॉकेट वीटो कर लेगा, यानी कि भाई उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बुरा मान ही नहीं सकते वो लोग कि हाँ मैं जवाब दे दूंगा, अभी वेट कर लो, इस तरीके से टालता रहेगा, यानी इंडेफिनेट पीरियड के लिए वो अपने पास बिल रख लेगा। टाइम नहीं बताएगा कब बताऊंगा मैं उस पर कुछ भी, तो क्या इतने में क्या होगा, फिर वो पार्लियामेंट वाले इतना वेट थोड़ी करेंगे, फिर से नया बिल बना के भेजेंगे, वो समझ जाएंगे प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो यार ऐसा है कि दो तीन चीजें बदल के भेज दो अब इस बार, वो खुद ही अगली बार जो नया बिल भेजेंगे वो थोड़ा बहुत चेंज करके भेजेंगे बगैर इनके कहे। ठीक है, तो फिर क्या है, तो फिर वो जाहिर सी बात है इनको, अगेन प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन है, साइन करेगा तो बिल एक्ट बनेगा, नहीं करेगा तो नहीं। जैसे वक्फी बिल गया है, अगर वक्फ बिल प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आता तो प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता, पॉकेट कर लेता, तो वो बिल अभी तक पास हुआ ही नहीं होता, जो कि कल पास हो गया, कल की डेट में फाइनली वो लागू हो गया इंडिया में। ठीक है, नहीं बेटा कल पास हुआ पेपर, तो आपका जनवरी में बन चुका है, तो वक्फ का क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा एग्जाम, जनवरी का पेपर है आपका, तो जनवरी तक के क्वेश्चन आएंगे, फेब्रवरी और मार्च का क्वेश्चन तो होगा ही नहीं उसके अंदर कुछ भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे साइंस के क्वेश्चन आते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के क्वेश्चन आते हैं, जो आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा है, बेसिक है भाई, किस एसिड को क्या बोलते हैं, कौन सा इनसॉल्युबल एसिड है, कौन सा मिक्सचर, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी में भी क्या पूछ लिया, कौन सी ये वाली डिजीज को क्या बोलते हैं, जैसे रिकेट्स किसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स विटामिन ई से होती है कि विटामिन डी से होती है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, कोई भी बच्चा बता देगा। है बेरी बेरी कौन सी बीमारी, तो एग्जाम में पूछ लिया भाई आंखों का टेढ़ा होना, पैर का टेढ़ा, क्या चीज होती है, तो यार क्या कर नहीं पाओगे, बहुत सिंपल चीज है। अब इसके लिए क्या कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाएगा कोई, तो आपको खुद पढ़ना होता है, कॉमन बीमारियां पढ़ लो, कॉमन सॉल्ट्स पढ़ लो, कॉमन केमिकल नेम्स पढ़ लो, ठीक है, यही सब आएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स के कॉमन भाई फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन प्लस, पढ़ लो जा करके एक बार। तो ये सब चीजें जो आप क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में पढ़ के आए हो, पूरा जिंदगी आपने पढ़ा है, लगभग 5-6 साल उसी फॉर्मूला उसी चीज को पढ़ा, वही आता है। अब वो बेसिक होता है, बच्चे हाँप जाते हैं कि सर साइंस में क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री में फिजिक्स में क्वेश्चन आ गया, बेटा आया दो तीन, और आया भी वो जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, कुछ ऐसा तो पूछ नहीं लिया जो आपने नहीं जानते। तो इसमें ना थोड़ा सा काम रह के पेपर करना होता है ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। अब देखो क्या आएगा केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता, मैं इतना जानता हूँ या तो डिजीज पूछ लेगा, या तो किसी बीमारी किस विटामिन से होती है ये पूछ लेगा, मतलब यही सब चीजें पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, मैं वो आपको गाइड कर सकता हूँ। केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, मैं ये चीज गाइड कर सकता हूँ, पिछले साल जो क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पढ़ लो, जैसे पिछले साल मान लो केमिकल फॉर्मूला है तो बचे हुए केमिकल फॉर्मूला पढ़ लो, जो मेन केमिकल फॉर्मूला। हम्म, बताइए। चलिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ चीजें समझिए, अच्छा सस्पेंसिव रहेगा। सस्पेंसिव में क्या होता है, रिटर्न फॉर रिकम, तो सस्पेंसिव में क्या होता है, ये रिटर्न कर देते हैं एक बार कंसेंट, मतलब एक बार सोच लो भाई जो तुमने बिल बनाया, अगर वो वापस आता है इनके पास, ठीक है वापस आता है इनके पास बिल, तो क्या होगा इसका मतलब कि इनको उस पर परमिशन देनी पड़ेगी, सेकंड टाइम में परमिशन देनी पड़ेगी। ये हो गया 3 तरह की वीडियो, जिसमें इंडिया में 2 लगती है नीचे वाली। अब हम बात कर ले रहे हैं जो हमने ऊपर में छोड़ा था, कल हमने ये पढ़ लिया था ऑर्डिनेंस वाला, कल हमने पढ़ लिया था, कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, यानी पिछला लेक्चर देख लीजिएगा लिंक पे जाकर के, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे। ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस कहां दे रखा है, बस ये पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है, 1 2 3
123 इसका आर्टिकल, कोई याद करने की जरूरत नहीं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, छोटा सा यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूं। ऑर्डर होते हैं ऐसे ऑर्डर जो प्रेसिडेंट देता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर को ही, सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर को ही बोलते हैं ऑर्डिनेंस। उसके अलावा कभी कभी गवर्नर के ऑर्डर को भी आप ऑर्डिनेंस बोल सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर को आप ऑर्डिनेंस नहीं बोलोगे अनलेस वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट की जगह आकर के ऑर्डर पास किया। वाइस प्रेसिडेंट कभी ऑर्डिनेंस पास कर ही नहीं सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक्सक्लूसिव है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर है, इसके अलावा कोई ये पास कर नहीं सकता। कुछ चीजें एक्सक्लूसिव है, जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, मनी बिल हो गया जो मैंने पढ़ा है। मनी बिल भी इजी याद करने के लिए, मनी बिल कहाँ दे रखा है, 111 याद कर लो, 110 याद कर लो, इनमें से कोई एक एग्जाम में रहेगा आर्टिकल। ये दोनों ही मनी बिल का मेनली ये है, ठीक है, इतना सिंपल है। 111 या 110 और उधर 123, ये दोनों ही प्रेसिडेंट के हैं, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर इनकी एक्सक्लूसिव पावर। अब हम जो स्टार्टिंग में छोड़े थे, पार्डन पूरी तरीके से माफ करना, लिखा हुआ आप लोग शीट देखिएगा, पार्डन था। और क्या कर सकते हैं, ये कम्यूटेशन कर सकते हैं, सजा को कम्यूटेशन कर सकते हैं, और क्या दे रखा है, रेमिशन कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, और रेप्राइव कर सकते हैं। तो 5 तरह की सजाएं हैं जो ये 5 तरीके से अपने अपने हिसाब से माफ कर सकते हैं। तो पार्डन का मतलब जैसे मैंने बताया कि पूरी तरीके से सजा माफ कर देना ना, फुल क्या कर देना, माफ कर देना, यानी पार्डन कर देना। सिंपल वर्ड में पूरी तरीके से किसी भी पनिशमेंट को माफ कर देना। तो ये इनकी एक्सक्लूसिव पावर है। अगेन ये किसी और को नहीं है पूरे इंडिया में, ये सिर्फ इनकी पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक है। किसी की भी सजा माफ कर सकते हैं, ठीक है। अब सजा माफ करने का प्रोसेस क्या होता है सर, तो भाई वो जो जिसके ऊपर सजा है वो अपने वकील से लेटर भिजवाता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस लेटर पे साइन कर देंगे तो सजा माफ हो जाएगी। नहीं करेंगे तो वो दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई चूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कम्यूट का मतलब क्या होता है, कम्यूट का मतलब होता है कि भाई जो सजा है ना उसको कम कर देंगे। क्या कर देंगे, सजा को कम कर देंगे। पर कौन सी सजा कम होती है यहाँ पे, कम कर देंगे। यहाँ पे सजा कैसे कम, जैसे कि आपकी क्या है, मतलब सजा मौत है मान लो, इस तरह की कोई सजा है, ठीक है, डेथ सेंटेंस है, तो उसको क्या कर देंगे, आपका उम्र कैद में कन्वर्ट कर देंगे। उम्र कैद को क्या बोलते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। उम्र कैद कर देंगे यानी कि डेथ। अब आप मरोगे नहीं फांसी लटक के, क्या है, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। तो इस तरीके से सजा कम कर देते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फांसी रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक क्या, खत्म कर सकते हैं फांसी, है नहीं। पार्डन में अगर उन्होंने करा है तो भाई बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया उन्होंने, उसमें फिर कुछ उम्र कैद उन्होंने कुछ नहीं होगी। पार्डन में तो घर जाओ बेटा, फिर छुट्टी, समझ रहे हो, वही तो समझा रहा हूं। लेकिन अगर फांसी रोकी इन्होंने, अब फांसी रोकी और ये बोला कि मैं फांसी को उम्र कैद में बदल रहा हूं, तब क्या होगा, तब होगा कम्यूटेशन, ठीक है। हर किसी चीज का अलग वर्ड है, ठीक है। रेमिशन में कोई भी सेंटेंस, कैसा भी सेंटेंस हो, मान लो कि 7 साल का है, मान लो कि 14 साल का है, कितने भी साल का, उसमें कुछ भी सजा इन्होंने कम कर दी, 13 साल कर दी 14 की जगह, या 7 की जगह 3 साल कर दी, कुछ भी, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया, लेकिन सजा कम कर दी उन्होंने, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेमिशन। हाँ हाँ, कोई भी सिटीजन नहीं जो उससे रिलेटेड करता हो, जिसकी सजा माफ करवानी है, उसका कोई जानने वाला, वकील के पास उसके फैमिली वाले कोई भी भेज सकते। लेकिन भाई प्रेसिडेंट के पास भाई खुद फैमिली वाले कैसे लेके जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब ऐसे तो मिलते नहीं है, मुश्किल है। तो एडवोकेट के थ्रू ही जाएगा ऑफिशियल लेटर, ठीक है। वो एडवोकेट वहाँ आपको करना ही पड़ेगा। नॉर्मली आप खुद भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। रिस्पाइट पे आओ, यहाँ पे भी सजा माफ होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, सजा कम होगी, ठीक है। इम्प्रिजन सजा कोई भी कम होगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे एक वजह से होगी। अगर जो बंदा जिसको आपने सजा दी है वो डिसेबल है, यानी उसको कोई तरीके की डिसेबिलिटी है, एबिलिटी है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, जिस्मानी कोई बीमारी है, कुछ इस तरीके का, हाथ पैर कम है या कुछ, तो उसकी कंडीशन देखते हो आप उसकी सजा। एक्चुअल में उसकी सजा कम नहीं करना चाह रहे थे, पर वो उसका हाथ या जेल जाने के बाद आंख फूट गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे आपको उस पर दया आ गई, और उसकी दया के चलते आपने उसकी सजा कम करने की अपील करी है। तो वहां पे दया के चलते अगर कोई सजा कम की जाएगी तो हम उसे रिस्पाइट बोलेंगे। इस वाले केस में नॉर्मल सजा कम होगी, इसमें कोई दया वया का मसला नहीं है, यानी कि आपकी कोई चोट वोट या जिस्मानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं चलता, अगर आपकी सेम ऐसी सजा कम की जाती है जिस्मानी प्रॉब्लम देख करके, फिजिकल प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी देख करके, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे उसको रिस्पाइट बोलेंगे। हर चीज का एक अलग मतलब है। रिप्राइव क्या होता है, देखो रिप्राइव मतलब ये होता है कि मान लो कि आज आपको फांसी लगनी थी, आज क्या है, 9 तारीख है, 9 अप्रैल है, आज आपको क्या लगनी थी, फांसी लगनी थी, ठीक है, फांसी लगनी थी। आज आपकी फांसी की सजा टाल दी गई क्योंकि आपने लेटर लिखा था कि साहब 9 तारीख को नहीं मरूंगा, मेरे लिए अशुभ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसी जेन्युइन बात की कि 9 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, मैं बेटी की शादी करा के फांसी लटकना चाह रहा हूँ, प्लीज मुझे बेटी की शादी कराने दें। या 9 तारीख को जब मेरी फांसी की सजा हो रही है तो मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, तो बीमार आदमियों की फांसी नहीं होती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाए, ठीक है। तो किसी भी वजह से अगर मेरी फांसी को प्रेसिडेंट द्वारा फांसी रोके, प्रेसिडेंट भी रोक सकता है, तो फांसी रोक दी, लेकिन फांसी होगी मुझे, फांसी खत्म नहीं हुई मेरी,
फांसी मुझे होगी अगली किसी तारीख को, जब मैं ठीक होऊंगा या मेरे प्रॉब्लम खत्म हो गई होंगी। मान लो कि अब अगली तारीख प्रेसिडेंट ने दी 19, ठीक है 19, तो 19 को अब मेरी फांसी हो गई, ठीक है हो गई उस दिन, तो हम क्या बोलेंगे, अब मेरी सजा क्या हुई थी, रिप्राइव की हुई थी, यानी सजा की बस तारीख बदली गई थी, सजा मेरी वही रही, सजा में कुछ चेंज नहीं है, तारीख बदल दी। तो हर एक वर्ड का ये मतलब, और ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ही कर सकता है इंडिया के अंदर। अब आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट का देख लो। अच्छा एक लास्ट पॉइंट देखो शीट में, गवर्नर कैन नॉट पार्डन ऑन मार्शल लॉ और डिसेंडर। साथ में देखिए गवर्नर का पॉइंट हम छोड़ दे रहे हैं, गवर्नर में पढ़ाऊंगा आपको, ये वाला पॉइंट आप छोड़ दीजिए। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, हमने वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ लिया, तो कुछ जो पॉइंट नहीं पढ़े हो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट यूएसए से लिया गया है टॉप जो है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट यूएसए का इंडिया में फॉलो किया जाता है। इसमें इलेक्शन जो होता है वो कौन लोग देखते हैं, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों लोग देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। 35 साल की एज इनकी भी होनी चाहिए। इम्पीचमेंट इनका नहीं होगा, राज्यसभा में इनका रिमूवल होगा, ठीक है, रिमूवल कहलाएगा, और वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, इनका रिमूवल। इनके में स्पेशल मेजोरिटी लगती है, और सिंपल मेजोरिटी से भी इम्पीचमेंट हो जाता है, अलग अलग उसके तरीके, हमको एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला, ठीक है। अब क्या है, प्रेसिडेंट की जगह पे 6 महीने तक ये बैठ सकता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या लिखा है कि जब ये प्रेसिडेंट की जगह पर होगा तो ये प्रेसिडेंट की सैलरी उठाएगा, जब ये प्रेसिडेंट की जगह पे होगा तो इसको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी इसको नहीं मिलेगी, इसको सैलरी मिलेगी प्रेसिडेंट की, ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट की जगह पर रहेगा। हाँ 3 दिन भी छुट्टी पे तो 3 दिन की सैलरी प्रेसिडेंट वाली मिलेगी, नहीं प्रेसिडेंट को तो अपनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पे काम कर छुट्टी पे भी तो भी प्रेसिडेंट को सैलरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है, सैलरी क्यों कट जाएगी भाई, छुट्टी बता के ली होगी ना, गवर्नमेंट ऑफिसर ही तो है, गवर्नमेंट ऑफिसर छुट्टी नहीं लेते क्या, और कुछ छुट्टियां तो गवर्नमेंट ऑफिसर की होती हैं, जैसे मैं आर्मी की बात करूं, आर्मी वालों की 100 दिन छुट्टी वो ले सकते हैं साल में, 100 छुट्टियां ले सकते हैं ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है नॉर्मल, ठीक है, तो क्या 100 छुट्टी वो अगर वो नहीं ले रहा है तो वो छुट्टी आपकी ऐसा नहीं कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, हर साल आप 100 ही छुट्टियां ले सकते हैं, तो 100 छुट्टी उसने नहीं ली तो उसकी मर्जी, ली तो उसकी मर्जी, ऐसे भी ले सकता है, हर हफ्ते 2 छुट्टी ले सकता है, वो टोटल मिला के 100 हो जाए, ऐसे भी ले सकता है, एक साथ भी 100 दिन की छुट्टी ले सकता है, तो अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो छुट्टी के क्या पैसे कटेंगे सर, नहीं छुट्टी तो उसको देगी ना, ये स्पेशल प्रिविलेज है बड़ी पोस्ट की, लेकिन वो छुट्टी किसको दी जा रही है, आप देखो प्रेसिडेंट को दी जा रही है, लेकिन प्रेसिडेंट की जगह दूसरा बंदा बैठ तो जा रहा है फॉरन, काम नहीं रुक रहा है ना, तो वो छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्या है, वैसे नॉर्मली वीपी को क्या वीपी की सैलरी मिलती है, मतलब वीपी की पोस्ट की सैलरी मिलती है, या फिर क्योंकि वो राज्यसभा का भी चेयरमैन होता है तो क्या उसको राज्यसभा वाली सैलरी मिलती है, ठीक है, तो एक्चुअल में उसको राज्यसभा की सैलरी मिल रही होती है, वीपी की उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, याद रखना, ये मैंने कल वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और जब वो वीपी प्रेसिडेंट की जगह पर तो उसे प्रेसिडेंट की सैलरी, क्लियर है, यानी वीपी दो ऑफिस संभालता है, एक तो खुद वाइस प्रेसिडेंट का, एक राज्यसभा का, तो उसको सैलरी कौन सी मिलती है, दोनों ही, तो उसको सैलरी सिर्फ एक मिलती है, वो है राज्यसभा के मेंबर वाली, ठीक है, और उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलती। यहाँ आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। 2-3 क्वेश्चन आपके सामने में ला रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हम कल करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कल देखेंगे। क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन which article, office of the president is mentioned in which article, तो बेटा आर्टिकल नंबर है, मतलब क्वेश्चन है 52, 53, 54, 55, क्या आंसर होगा इसका, बताइए क्या आंसर होगा, हाँ गेस करिए, अरे मोबाइल क्या चला रहे हो, गेस करो, ऑफिस कहाँ दे रखा है प्रेसिडेंट का, फिफ्टी थ्री या 4 में, 52 में क्या दे रखा है, अच्छा, और 53 में क्या है, हेडिंग क्या है बेटा 53 की, व्हाट इज द हेडिंग ऑफ 53, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दें, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो है ही नहीं बिल्कुल, अब इन 3 में बताओ, 53 पढ़ा है मैंने, बताइए क्या होता है 53, बिना पढ़े बता रहे हैं आप, बताइए, हाँ जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है ना किसी भी बंदे का, वही उसका मेन आर्टिकल होता है ऑफिस वाला, तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा ना, तो आर्मी का हेड सब सारी बातें कर रहा है, तो हेड कैसे बना, अपने ऑफिस में बैठा तब ना हो ना, 52 इज द आंसर, ठीक है, 53 आंसर नहीं होगा, सही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या करूँ आपसे,
एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, क्या करें बताइए। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं निकालता हूँ कोई अच्छा सा। ओके, क्वेश्चन है विच आर्टिकल allows which article allows the president to return a bill for recommendation। ठीक है, इनमें से कौन सा आर्टिकल ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो बिल को रिटर्न कर दे एक बार रिकमेंडेशन या फिर और रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, यानी बिल रिटर्न करना है एक बार, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो भी बोलते हैं। ठीक है, उसका आर्टिकल कौन सा है? बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? 112, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं इस वजह से। मैंने जो पढ़ा उन्हीं में से आर्टिकल में बेटा, मैं क्वेश्चन उन्हीं से पूछ रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया आज आपको। जैसे पहले भी आप 53 बोले जाते, 53 मैंने पढ़ाया ही नहीं था। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ तो क्या उसमें नहीं हो सकता ये चीज़? मैंने तो बताया नहीं ना इसका आर्टिकल, तो मैं इसको ये क्वेश्चन इसीलिए आपको कर रहा हूँ। 110 मनी बिल है, 111 मैंने बोला कि उसमें भी मनी बिल की बात होती है, लेकिन रिटर्न होता है नहीं होता है ये तो मैंने बोला नहीं ना। एक्चुअल में 110 है मनी बिल, 111 क्या है? मैंने 111 से ही आपको क्वेश्चन दिया, 111 ही में ये सारी पावर दी हुई, रिटर्न, रिप्राइव और ये वाली जो 111 में ही ये बिल को वीटो के बारे में दे रखा है। 111 में यहीं पे ये रिटर्न कर सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। रिटर्न कहाँ करता है बिल को? ये 111 में करता है। ठीक है, अब उसमें मनी बिल भी है नो डाउट, लेकिन उसमें ये भी है कि रिटर्न कर सकते। ठीक है, आज की क्लास यही छोड़ है।